गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्रिंस यादव, दीपांशु? आ जाओ बच्चों। सभी प्यारे प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। राधे राधे बेटा, मैं एकदम बढ़िया। आप बताओ, सब आनंदित, कुशल मंगल? जय श्री राम। आ जाओ। कल जो समझा था तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा, है ना? तो उसे रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अरे कैसा जा भाई। सबसे पहले बात चली थी रेगुलेटिंग एक्ट की। वहां हमने समझा था कि रेगुलेटिंग एक्ट ने शुरुआत की बंगाल के अंदर गवर्नर से गवर्नर जनरल बनने की। इसी एक्ट से इंडिया के अंदर सुप्रीम बना, कलकत्ता के अंदर। और दूसरी सबसे बड़ी बात वो ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का के ऊपर किसका कंट्रोल हो गया? इंग्लैंड का। ठीक है ना? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल बनी, उससे हमें कोई लेना देना। एक बार रिवीजन। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये नहीं पता पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन कितना होगा, कौन कौन से लोगों के ऊपर मुकदमा चलाने का अधिकार उस कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट को होगा। इसीलिए 1781 में एक एक्ट आता है जिसे बंगाल जुडिशियल एक्ट या सेटलमेंट एक्ट कहा जाता है। अब इसमें कहा गया कि जितने भी लोग हैं जो कलकत्ता में रहते हैं, चाहे भारतीय हैं चाहे यूरोपीय हैं, सबके ऊपर फैसला सुनाएगा कौन? आपका बंगाल वाला सुप्रीम कोर्ट, यानी कलकत्ता वाला सुप्रीम। और साथ ही साथ कहा गया कि कंपनी के जो अधिकारी हैं उनको किसी भी आधार पर अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट से कोई परमिशन नहीं लेनी, उनके पास कोई चीज नहीं भेजनी। ठीक। और खुद कहा गया कि ये जो काउंसिल है, किसकी? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल है, उसके द्वारा जब बनाया गया कानून होगा उसे रिव्यू करने के लिए नहीं भेजा जाएगा। फिर हमने समझा था बहुत इंपॉर्टेंट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। मैंने आपको बताया था पिट्स इंडिया एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1784 का जो ये पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसने कंपनी पर दोहरा नियंत्रण शुरू किया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कंपनी पर दोहरा नियंत्रण, सिंपल सिंपल एक ही बात थी। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी पर दोहरा नियंत्रण करता है। एक तरफ कंपनी में किन की नियुक्ति होगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, और दूसरी तरफ आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो बेसिकली क्या करता है, ये देखता है कि किसके साथ दोस्ती रखेगी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में और किसके साथ युद्ध लड़ेगी। तो दोहरा नियंत्रण हो गया। ये जो बंगाल के अलावा प्रेसिडेंसीज थी अंग्रेजों की, मद्रास और बंबई, इन प्रेसिडेंसीज के गवर्नर को टोटली अंडर कर दिया। किसके? बंगाल के गवर्नर जनरल के। और गवर्नर जनरल की काउंसिल की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ये इतना हमने समझा। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट मैंने आपसे कहा था, आप चाहो तो इसको भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे रिलेटेड कभी कोई प्रश्न नहीं आता। पर फिर भी याद रख लेना, कॉर्नवालिस को जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, उसे वीटो पावर दी गई। उसे क्या दी गई? वीटो पावर दी गई कि वो अपने उसे कंपनी के जो बाकी लोग हैं, उसकी परिषद के जो बाकी लोग हैं, उसके निर्णय को रद्द कर सकता। फिर आती है चार्टर एक्ट की बारी। चार्टर एक्ट चलते हैं 1793 से। चार्टर एक्ट यानी परमिशन। 1793 का चार्टर एक्ट आता है। इस चार्टर एक्ट में 20 साल के व्यापार के लिए कह दिया जाता है कि हाँ भाई 20 साल का व्यापार और करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, और इंग्लैंड से कोई और कंपनी नहीं आएगी। बहुत बढ़िया। आगे चल के वीटो पावर किस किस को दे दी गई? मद्रास और बंबई के गवर्नर्स को भी दे दी गई कि आपके पास भी क्या होनी चाहिए? वीटो पावर होनी चाहिए। ठीक, आ रही बात समझ में? लेकिन मद्रास और मुंबई के लिए कानून का निर्माण बंगाल में ही हो रहा है, बंगाल का गवर्नर जनरल ही कर रहा है, जिसे वो फॉलो करा रहे हैं। वीटो पावर तो दे दी गई है, लेकिन फॉलो अप आपको कानून वही फॉलो करना है जो बंगाल के गवर्नर जनरल के द्वारा किया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। 1793 के बाद सीधे आते 1813 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। केवल कहा गया कि चाय का व्यापार चीन के साथ कर सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी।
भारत में ईसाई मिशनरीज को और अंग्रेजों को आने की छूट दे दी गई कि आप आओ, बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से एजुकेशन सिस्टम की बैंड बजनी शुरू हुई। ये 1813 था। फिर 20 साल के लिए चार्टर एक्ट आया 1833 का। पूरी तरीके से कंपनी भारत में व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। खूब अंग्रेज आ रहे हैं भारत के अंदर। कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स को नुकसान न हो, इसीलिए इन शेयर होल्डर्स को कंपनी के जो भी लाभांश हो रहा है, पैसा बेनिफिट हो रहा है, उसका 10.5% दिया जाएगा और आगे चल के ब्रिटेन की संसद इस ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर लेगी। ठीक है। इसी एक्ट से 1833 के चार्टर एक्ट से ही जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। इसमें मैंने आपको बताया था बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल अंतिम फर्स्ट जो बनता है वॉरेन हेस्टिंग, यही लास्ट है। बंगाल का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, पूरे भारत का गवर्नर जनरल 1833 के एक्ट से विलियम बेंटिक बनता है। फिर आपको पता ही है 1857 की क्रांति होती है, यहां तक कल रिवीजन कराया जा चुका है। उस समय पे कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल है, लेकिन 1857 की क्रांति इतनी बड़ी थी कि ब्रिटेन की संसद तक गूंज उठती है और ब्रिटेन की संसद में यह बात उठती है कि ऐसा क्या कर रही है आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी कि भारत के लोग हथियार लेके इनको कूचने के लिए, दूंचने के लिए घूम रहे हैं। तो समझ में आता है कि भाई इन्होंने धर्म को छेड़ा है भारत के अंदर। इन्होंने वहां सती प्रथा पर बैन लगाई है। इन्होंने वहां पर उनके उत्तराधिकार अधिनियम, सक्सेशन अधिनियम को छेड़ा है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना धर्म भी परिवर्तन कर लो, फिर भी तुम्हारे पिताजी की संपत्ति तुम्हारी होगी। और ईसाई मिशनरीज भारत के लोगों को धर्मांतरण करने के लिए उकसाते हैं। सैनिकों की स्थिति ठीक नहीं है, राजा रजवाड़ों के अधिकार, उनके एरियाज को छीना जा रहा है। तो ये सब बातें जब दिमाग में आई ब्रिटेन की संसद के, तो उन्होंने सिंपली कहा कि नहीं नहीं, अब ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ नहीं है, अब सीधे ब्रिटेन की महारानी आप लोगों को देखेगी और महारानी बड़ी दयालु है। इस तरीके से जो एक पद था गवर्नर जनरल का, वो 1858 से शुरू होता है वाइसराय का पद। किसका? वाइसरॉय कहा जाता है। तो पहला वाइसरॉय भी कैनिंग बनता है, लास्ट बनता है माउंटबेटन। फिर भारत आजाद होता है 1947 और फिर पहला गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का माउंटबेटन बनता है और अंतिम बनते हैं सी राजगोपालाचारी, जो भारत की तरफ से पहले भारतीय, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। यहां तक हम कर चुके थे, यहां से हमें करना था। कल जो समझाया था वो समझ में आ गया था, है ना? तो जितना भी सबसे ज्यादा रेगुलेटिंग एक्ट पूछा जाएगा मत भूलना, पिट्स इंडिया एक्ट पूछा जाएगा मत भूलना, 1813 का चार्टर एक्ट बहुत पूछा जाता है, 1833 का चार्टर एक्ट बहुत पूछा जाता है, 1858 का भारत शासन अधिनियम बहुत पूछा जाता है। ये चीजें विशेष तौर पर दिमाग में रखनी है। दो एक बातें हैं इनकी प्यारी प्यारी, बार बार रिवाइज करेंगे तो याद रहेंगी ही रहेंगी। 1853 का भी चार्टर एक्ट आता है, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट के बाद और 20 साल के लिए क्या अधिकार मिलता है वो देखना है। 1833 के बाद 1853 का चार्टर एक्ट आता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो पिट्स इंडिया एक्ट से दोहरा नियंत्रण शुरू हुआ था, आपको याद होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, कंपनी के ऊपर दोहरा नियंत्रण, एक तरफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोड ऑफ डायरेक्टर और दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और तब हमने पढ़ा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था कि वो कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति करते थे और उनकी संख्या थी 24। अब जाकर 1853 के चार्टर एक्ट में इस संख्या को 24 से घटाकर क्या कर दिया गया? 18। काम क्या था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का? आप जानते ही हो, कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करना। और कहा गया अब नियुक्तियां कैसे होंगी? प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से होंगी। किसके माध्यम से? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से। यही भारत के लिए बड़ी शर्म की बात है। इन्होंने कहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से होंगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो भारत में एग्जाम्स कराने की परंपरा शुरू हुई। बोले प्रमोट करना है अगर किसी नेक्स्ट क्लास में भारत के बच्चों को, तो कितना परसेंटेज मानना चाहिए? तो कहा गया कि भैया इंग्लैंड में 65% पर
बच्चे को पास माना जाता है। तो बोले ये तो भारतीय हैं, इन गंवारों का आईक्यू तो हमसे आधा भी नहीं है, तो इनको 33% पर क्या कर लो, पास मान लो। ये भारत की स्कूली एजुकेशन की भी बैंड बजी यहां से, ठीक है। तो 33% वाला पास माना जाने लगा। ये 1853 के चार्टर एक्ट की ही देन थी। लेकिन कुल मिलाकर यहां एक काम बहुत अच्छा हुआ कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या घटी तो अब ये डिसाइड किया गया कि नियुक्तियां जो होंगी इसके अंदर वो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होंगी। कोई किसी का जानकार या रिश्तेदार है तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं लगेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, ठीक। फिर आता है 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति होती है। क्रांति इतनी जबरदस्त कि अंग्रेजों ने सोचा नहीं। इन्हें लगने लगा कि 10 दिन में ही बोरिया बिस्तरा बांधना पड़ जाएगा। लेकिन भारत के अंदर कुछ ऐसे नमक हराम भी थे जिन्होंने इनकी मदद की, ना कि भारतीयों की। अब ऐसे में ये जो पूरी की पूरी क्रांति थी ये असफल रहती है। असफल रहती है तो अब अंग्रेज समझ चुके हैं कि हमने बहुत ज्यादा जाति करी है, और जब गोलियां चल सकती हैं दूसरी तरफ से तो बहुत खेल हो सकते हैं हमारे साथ में। तो ऐसी सिचुएशन में अंग्रेजों ने भली भांति नरमता दिखाने की कोशिश की। 1858 का एक्ट कुछ नहीं है, सिर्फ धोखा है। भारत शासन अधिनियम, इसका मतलब है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, यानी अब इंडिया में गवर्नमेंट कैसे चलेगी ये देखना। तो 1857 की महान क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का संपूर्ण प्रशासन छीनकर क्राउन ने सीधे अपने हाथों में ले लिया। क्राउन का मतलब रानी साहिबा ने अपने हाथों में ले लिया। ब्रिटेन की जो महारानी है उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। अब लोगों को लग रहा है कि हाँ ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जाति करती थी, महारानी साहिबा ऐसी नहीं है। अब गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया, वाइसरॉय का पद बना दिया गया। क्या कहा वैसे गवर्नर जनरल को ही वाइसरॉय कहा जाने लगा। बस सिर्फ इतना था, इस वाइसरॉय को कहा गया कि तुम जो भी कुछ भारत में घटना घटेगी उसके बारे में किसको बताओगे, इंग्लैंड के शाही परिवार को बताओगे। इंग्लैंड की संसद में हर एक चीज का डिसीजन लेने से पहले आप बताओगे। तो कहा गया कि क्राउन, महारानी का सीधा भेजा हुआ आदमी है कौन, वाइसरॉय। तो गवर्नर जनरल के पद को हटाकर वाइसरॉय का पद कर दिया गया और कंपनी से पूरी तरीके से शासन छीन लिया गया है, क्राउन के अंडर कर दिया है। कंपनी ने कह दिया कि अब वो किसी भी राज्य को हड़पेगी नहीं। जितनी भी देसी रियासतें बची रह गई हैं वो अपना शासन अपने तरीके से चलाएं, और उसमें किसी भी हालत में गवर्नमेंट का, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई हिंड्रेंस नहीं होगा, इतनी भी हरकत नहीं होगी, ठीक। गवर्नर जनरल प्रशासनिक कार्यों का संचालन करेगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि पूरी तरीके से क्या गवर्नर जनरल का पद 1858 के बाद समाप्त कर दिया गया। नहीं, पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया गया। गवर्नर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता था, जैसे डीएम मान लो, तो डीएम हर राज्य में एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है, और वाइसरॉय जो था वो ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा था, देसी रियासतों से संबंध बना रहा था कि अब किसी देसी रियासत के राजा रजवाड़े को कोई दिक्कत ना हो ईस्ट इंडिया कंपनी के डिसीजन से या तरीकों से, जिसके चलते आगे एक और क्रांति हो जाए। 1858 के बाद पहली बात, ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा शासन छीन लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, अब वाइसरॉय का पद बना। वाइसरॉय सीधे क्राउन का प्रतिनिधि है, यानी क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है, और गवर्नर जनरल प्रशासनिक कार्य करेगा अब उस राज्य में, जिले में। 1784 से, यानी पिट्स इंडिया एक्ट से जो कंपनी पर दोहरा नियंत्रण चला आ रहा था, अब वो समाप्त कर दिया गया। उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया बेटा, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही टोटल किसके अंडर कंट्रोल आ गई, क्राउन के। तो पिट्स इंडिया एक्ट से जो कंपनी में दोहरा नियंत्रण चला आ रहा है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के अंदर नियुक्तियां करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे, और दूसरी तरफ किससे दोस्ती रखनी है, किससे लड़ाई करनी है, ये कोर्ट ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। तो ये दोनों ही खत्म कर दिए गए बोर्ड्स को, और उसके बाद सिंपली एक चीज कर दी गई कि अब सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी क्राउन के अंडर है।
ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी डिसीजन लेगी वो सीधे सीधे क्राउन को बताना होगा, यानी कि ब्रिटेन की संसद को सूचित करना होगा, वहां से जो फैसले आएंगे उसके बाद यहां करेंगे, सुई भी नहीं हिलेगी। ठीक, तो दोहरा नियंत्रण कब समाप्त हुआ कंपनी पर चला आ रहा? तो शुरू हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट से, समाप्त हो रहा है कब बेटा? 1858 के भारत शासन अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। अब ये लेकर आएंगे भारत शासन अधिनियम के बाद कि भारतीयों को दिक्कत क्या थी जो ये हमारे खिलाफ खड़े हो गए। तो समझ में आया कि भारतीयों को दिक्कत ये है कि हम जो कानून बनाते हैं चाहे सही बनाते हैं, ये गुस्सा हो जाते हैं, इनको लगता है नहीं रे तुम हमारा कम्युनिटी, हमारा कल्चर, हमारी आदतों को चेंज क्यों करते हो। ठीक है, तो ऐसे में, ऐसी सिचुएशन में ब्रिटेन की संसद ने फैसला लिया, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि जो प्रभावशाली लोग हैं भारत के अंदर, इन्हें ही जब कानून बना रहे हो तो इन्हें ही साथ में ले लो। जब तुम कानून बनाने में इन्हें साथ में ले लोगे, इनसे बहुत सारे लोग प्रभावित भी होंगे, इन्फ्लुएंस भी होंगे, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये अपने अपने एरिया के लोगों को समझा लिया करेंगे। तो बोले भाई जब भी कानून बनाते हो लोकल लोगों को साथ में ले लो। तो यहीं से शुरुआत होती है मेरे बच्चे, किसकी? अच्छा अभी पहले ये राज्य सचिव समझा दूं। 1858 में एक पद और सृजित होता है। एक तो आपको पता ही है वाइसराय बन गया एक पद, वाइसराय जो था क्राउन का प्रतिनिधि था, क्राउन को हर बात बताता था। अब भारत राज्य सचिव, गवर्नर जनरल की जगह एक पद बना इंडियन सेक्रेटरीट का पद, भारत राज्य सचिव और उसकी परिषद। भारत राज्य सचिव एक हुआ करता था, इंडियन सेक्रेटरीट एक हुआ करता था, और 15 सदस्य हुआ करते थे उसकी काउंसिल में। इसमें 9 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने भारत में कम से कम 10 साल तक काम किया हो और उन्हें भारत में आए हुए 10 साल से अधिक भी न हुआ हो। ठीक, यानी कि 10 साल तक भारत में काम किया हो, 10 से 11वां साल न हुआ हो, सिर्फ इतना बात है, 10 से 11वां साल न हुआ हो, कम से कम ऐसे 9 सदस्य इस काउंसिल के अंदर थे। तो याद रखना 1858 के बाद भारत राज्य सचिव का पद भी बनने लगा। जितेंद्र जी गूगल भी करा करो कभी कभी कुछ चीजों के लिए ना, यहां लिख के अपना बिल्कुल फोकस और टॉपिक बिल्कुल दिमाग से हटाने की जगह गूगल कर लिया करो। विद्यार्थी का मतलब है कि वो खोजी होता है और हर प्रश्न का जवाब उसे स्वयं से भी खोजने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? और यहां से ये भारत राज्य सचिव दिमाग से निकल गया तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। आ जाओ भाई। तो ठीक है, बात हुई कि भैया कानून बनाने में क्यों भारतीयों को नहीं ले रहे हो, दो। तो इन्होंने कहा ठीक है अब से भारतीयों को कानून बनाने में लेंगे, हमें क्या दिक्कत है, हम तो लेंगे। तो यहीं से शुरू होती है 1861 से। याद तो रहेगा ना बेटा? 1858 एक बार फिर से समझा दूं पहले, 1858 एक बार फिर से समझा दूं मैं आपको। 1858 एक बार फिर से समझो क्या क्या हो रहा है 1858 से, क्योंकि बहुत आता है। 1858 का भारत शासन अधिनियम, यानी कि भारत पर अब शासन कैसे होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, भारत के अंदर शासन कैसे होगा इस वाली बात को देखा जा रहा है। इसमें सबसे पहली चीज बेटा, अब जीजी का पद तो है गवर्नर जनरल का, लेकिन एक नया पद बन रहा है किसका? वाइसराय का। और ये वाइसराय सीधा क्या करता है? क्राउन को रिप्रेजेंट करता है। क्राउन का यानी कि ब्रिटेन के शाही परिवार का क्या है? प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि। ठीक है, प्रतिनिधित्व करता है। गवर्नर जनरल अब क्या करेगा? प्रशासनिक कार्य देखेगा। क्या देखेगा? प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य देखेगा। किसके साथ कौन सा डिसीजन लेना है, ये वाइसराय जब क्राउन को बताएगा, ब्रिटेन की संसद को बताएगा, वहां से जो मंजूरी आती है उसके बाद। एक और बनाया गया पद भारत राज्य सचिव। भारत राज्य सचिव का पद प्लस उसकी काउंसिल बनाई गई। उसकी काउंसिल, ये सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा जाता किसकी काउंसिल में कितने मेंबर थे, फिर भी याद रखना उसकी काउंसिल में 15 सदस्य थे। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ?
भारत राज्य सचिव एक तरीके से भारत के अंदर रहेगा, देखेगा भारत के लोगों की क्या डिमांड है क्या नहीं है, और सूचित करता रहेगा समय समय पर इंग्लैंड की संसद को, ब्रिटेन की संसद को। आ जाओ साहब, अब बात आती है कि पूछा गया कि भाई भारतीयों ने युद्ध क्यों किया, हमने तो अच्छे अच्छे कानून बनाए, सती प्रथा रोका, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लेकर आए थे हम, ये इस बात पे गुस्सा थे, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया, ये इस बात से गुस्सा थे। हम इनके समझ में ये था कि ये जैसे ही समुद्र पार करेंगे इनका पूरा का पूरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हमने इनको समझाया कि नहीं भैया धर्म भ्रष्ट नहीं होता, फिर भी ये गुस्सा हो गए। तो समझ में आया भाई कानून बनाने में आप लोकल लोगों को साथ में लो। जैसे जब आपको साथ में लिया जाता है, किसी चीज को पूछा जाता है, जब किसी चीज के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आपको लगता है यार हमारी वैल्यू है, फिर आप क्या करते हो, आप 4 लोगों को और समझाते हो यार तुम गलत समझ रहे हो, टीचर्स जो हैं जवाब देते हैं, टीचर्स जो हैं बातों का, प्रश्न का जवाब देते हैं, प्रॉपरली देते हैं, तुम्हारा तरीका थोड़ा सा गलत है, तुम टैग नहीं कर रहे होगे टीचर्स को, इससे एक शील्ड बनती है। अंग्रेजों ने भी यही किया। देखो तुम्हें अंदर की बात बता दी फिर मैंने। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, काउंसिल का मतलब अब कानून बनेगा, परिषद होगी और उस परिषद में भारतीयों को रखा जाएगा। बेटा इतना याद रखना, ये 1861 से हो रहा है। तो अब हम लगातार 2-3 काउंसिल एक्ट पढ़ेंगे कि कैसे भारतीयों को शामिल कर रहे हैं अंग्रेज बागड़ बिल्ले, ताकि कल को कोई दिक्कत हो किसी कानून को लेकर तो ये कह दें, इनसे पूछो ये राजा जी भी तो थे, और राजा जी कह रहे हैं अरे जनता, आम जनता मानिए हम आपके राजा हैं, आपके लिए गलत डिसीजन नहीं लेंगे। तो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आता है बेटा। एक केंद्रीय विधान परिषद, जैसे आज के समय पे आप लोकसभा और राज्यसभा समझते हो, ऐसे ही समझ लो कि एक केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद का मतलब लेजिस्लेचर, यानी जहां लॉ बनेगा। तो जितने भी एरिया अंग्रेजों के अंडर आते थे उन सब के लिए एक लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी विधान परिषद की स्थापना की गई। इस केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 10 होनी थी और 3 भारतीयों को शामिल किया गया। एक थे बनारस के राजा, फिर पटियाला के राजा और एक थे सर दिनकर राव। अब इनकी अपनी हैसियत है, बनारस के राजा की, पटियाला के राजा की, सर दिनकर राव की। इन 3 को उस 10 लोगों की काउंसिल में इसलिए इकट्ठा किया जा रहा है कि कहा जाए हैं तो 7 अंग्रेज ही, लेकिन बाकी तीन कौन हैं, इंडियन हैं। कल को कोई बात हो ना तो ये राजा जी निकल के आएंगे आम जनता से बात करने के लिए, ये पीछे खड़े रहेंगे, ये सिर्फ इतना बोलेंगे, लेट मी इंट्रोड्यूस सर दिनकर राव हु विल पुट लाइट ओवर दिस लॉ, that what was the reason behind it। और फिर वो दिनकर राव आगे आके कहेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी प्यारी प्रजा, और प्रजा को चूना लगेगा। ठीक, तो 1861 से बहुत गौर फरमाना है, 1793 से चार्टर एक्ट पढ़ने हैं आपको लगातार, और कब तक, 1853 तक। 1858 का भारत शासन अधिनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलोगे नहीं, 2-2 एक-एक लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा पूरी कहानी में, कि भारत में कैसे कैसे समय चेंज हो रहा है और अंग्रेजों के कानून कैसे चेंज हुए। फिर कहानी आती है सीधे 1861 की काउंसिल में, इंडियन काउंसिल एक्ट, कि भारतीयों को भी लागू किया जाए। तो पूरे अंग्रेजों के अंडर जितना भी भारतीय एरिया था उसके लिए कानून बनाने के लिए एक सेंट्रल लेजिस्लेचर की स्थापना की गई, जिसमें 10 मेंबर, उसमें भारत के, और शुरुआती दौर में बेटा बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव। ठीक, इसी अधिनियम से गवर्नर जनरल जो था, जो प्रशासनिक कार्य संभालेगा, उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई कि वो केंद्रीय परिषद अगर कोई कानून नहीं बना रही है या उस समय उसकी मीटिंग नहीं हो रही है, तो जैसे आज का गवर्नर भी अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति जी भी करते हैं आर्टिकल 123 के तहत, उसी तरीके से यहां पर गवर्नर जनरल भी अध्यादेश जारी कर सकता था, और उसकी अधिकतम अवधि 6 माह थी। आप बताओ कि राष्ट्रपति जी के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, बताया हुआ है ना आपको, बताओ बेटा। हाँ बेटा, पूरी पॉलिटी ही इंपॉर्टेंट है, बताएं जल्दी बताएं।
वो तो आपके क्वेश्चन आराम से बनेंगे, घबराओ मत। एक बार पॉलिटी पढ़ने के बाद ऐसा कभी हुआ नहीं है किसी बच्चे को कभी दिक्कत हुई हो। बताओ बेटा, जल्दी बताओ कि गवर्नर जो अध्यादेश जारी करता है और राष्ट्रपति जी जो अध्यादेश जारी करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है वो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि ये जो अध्यादेश है गवर्नर जनरल का, उसे अध्यादेश प्रदान जारी करने की वो रखी गई, बहुत बढ़िया, और उसकी अधिकतम अवधि 6 माह थी। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जी और गवर्नर जो अध्यादेश जारी करते हैं उसकी अधिकतम अवधि 6 माह 6 हफ्ता रहती है। बहुत बढ़िया, दिल खुश करा मेरे बच्चों ने। 6 माह और 6 वीक रहती है, ऐसा ही तो पढ़ा था हमने। आ जाओ बेटा, 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसे पारित हो जाना है, ठीक है, और उसके 6 माह 6 महीने का टेन्योर भी रहता है। आ जाओ भाई, तो चलो। कैनिंग ने अधिकारों और दायित्वों के बंटवारे के लिए एक व्यवस्था शुरू की, जिसे एक चीज बस इतनी याद रखना, भारत के अंदर मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव डाली गई। अब बेटा ये जो सेंट्रल लेजिस्लेचर बनी है, इस लेजिस्लेचर में कौन किस विभाग को संभालेगा? एक सिंचाई विभाग को संभालेगा, एक कोई नहरें बनने वाले विभाग को संभालेगा, एक कोई सड़क बनाने वाले डिपार्टमेंट को संभालेगा। तो ये जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, इसकी शुरुआत 1861 के भारत शासन अधिनियम से होती है। ये जो डिपार्टमेंटल सिस्टम है, जो कैबिनेट सिस्टम है, आज भी आप देखते हो कि प्रधानमंत्री जी हों या मुख्यमंत्री जी हों, उनके साथ उनका पूरा का पूरा क्या होता है? मंत्रिमंडल होता है। तो ये व्यवस्था की नींव जो है कैनिंग के समय पे ही डली है, और ये 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट का लेना देना है। अर्थशास्त्री विल्सन के द्वारा पहली बार आयकर इनकम टैक्स लगाया गया 1860-1861 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। और बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसीज को कानून बनाने का अधिकार दिया गया कि ठीक है, आप कानून खुद बनाएं। पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया। अब देख रहे हो भारतीयों के आने के बाद कितनी सारी चीजें करके दिखा रहे हैं। इनकम टैक्स लगा रहे हैं, बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम शुरू कर रहे हैं, मंत्रिमंडलीय प्रणाली की सबको डिपार्टमेंट दिए जाएंगे। बजट पहली बार प्रस्तुत किया गया, लेकिन इंडियंस को ये जो काउंसिल थी इसमें बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था कि आपने बजट में इस डिपार्टमेंट को कम पैसा क्यों दिया है, या बजट में आप एजुकेशन में गुरुकुल को पैसा क्यों नहीं दे रहे, ईसाई मिशनरीज को ही पैसा क्यों दे रहे। तो प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। बहुमत किसका था? सरकारी सदस्यों का था। मत विभाजन का भी, यानी वोट देने का भी राइट नहीं था कि कुछ लोग पॉजिटिव में वोट दें, कुछ लोग नेगेटिव में वोट दें, ऐसा कोई राइट नहीं था। तो कुल मिलाकर इन शॉर्ट अगर मैं समझाऊं कि 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट क्या था बेटा, तो ये लॉलीपॉप थी। इंडियन काउंसिल एक्ट क्या था? ये लॉलीपॉप थी जो एक छोटे से बच्चे को, भारत को दी गई ताकि वो खुश हो जाए। इसमें कुछ प्लस पॉइंट भी हुए। प्लस पॉइंट क्या थे कि भारतीय लोगों को केंद्रीय विधान परिषद यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में भारत के लोगों को भी अब लॉ बनाने में शामिल किया जाएगा। परिषद में 3 भारतीय शामिल, और कौन कौन थे वो? बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव। ठीक है ना। सेंट्रल लेजिस्लेचर में इन्हें क्या करा गया? जगह दी गई। सेंट्रल लेजिस्लेचर में इन्हें जगह दी गई, और मैंने आपको बताया क्यों जगह दी गई। अब डिपार्टमेंटल सिस्टम शुरू हुआ, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए जा रहे हैं, डिपार्टमेंटल सिस्टम। ठीक, बहुत बढ़िया। कैनिंग के समय पे शुरू हुआ है। किसके समय पे? ये भी पूछ लिया जाता है, हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। कैनिंग के समय डिपार्टमेंटल सिस्टम। अब डिपार्टमेंट बांटे जा रहे हैं। पहली बार आयकर लगा भारत में, किसके द्वारा? अर्थशास्त्री थे विल्सन, उनके द्वारा आयकर लगाया गया। पहली बार इसी केंद्रीय विधान परिषद में बजट प्रस्तुत किया गया। क्या? बजट। लेकिन बजट पर प्रश्न नहीं। आप बजट पर क्या नहीं कर सकते? प्रश्न नहीं पूछ सकते, वोट नहीं कर सकते, वोट भी नहीं, प्रश्न भी नहीं, मत विभाजन भी नहीं,
और बहुमत हमेशा सरकारी सदस्यों का होता था। तो कुल मिला के ये जो 3 भारतीय शामिल किए गए, ये सिर्फ झुंझुने के तौर पर शामिल किए गए। बाकी इन्होंने लूटने का एक और तरीका निकाल लिया कि इंडिया से अब लोगों से इनकम टैक्स लेंगे। इन लोगों को ठीक है, ये लगता है कि हम पैसा लेके भाग जाते हैं तो हम बजट लेकर आएंगे कि हम भारत के किस काम के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन बजट में प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। और जब बेटा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है तो आप कर अपनी मनमानी रहे हो, सिर्फ दिखावा कर रहे हो। ठीक, ये था। अब आता है 1861 के बाद 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, यानी इसी केंद्रीय विधान परिषद में, सेंट्रल लेजिस्लेचर में कुछ चेंज कर रहे होंगे, कानून बनाने के तरीकों में कुछ चेंज कर रहे होंगे। तो 1861 के बाद 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट आता है बेटा। अब संख्या 10 से बढ़ाकर क्या कर दी गई, 16, यानी 16 डिपार्टमेंट होंगे और 16 ही मंत्री होंगे। किसमें, सेंट्रल लेजिस्लेचर में। और सेंट्रल लेजिस्लेचर भारत के देसी रियासतों के लिए कानून नहीं बना रही थी, गौर फरमाइएगा, वो कानून बना रही थी भारत के उन क्षेत्रों के लिए जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी जीत लिया था और अब वो सीधे क्राउन के, ब्रिटिश क्राउन के अंडर आती थी। ठीक, तो सेंट्रल लेजिस्लेचर के सदस्यों की संख्या 1892 में 10 से बढ़ाकर 16 कर दी गई और अब इसमें 3 भारतीय जोड़े जा रहे हैं। और देखो धाकड़ भारतीय हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जी जोड़े गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और FS मेहता साहब जोड़े गए हैं। अब गोपाल कृष्ण गोखले जैसे व्यक्ति को अगर आप लॉ मेकिंग प्रोसेस में ले रहे हो तो उसके पीछे का कारण स्पष्ट है कि आप जानते हैं कि गोखले साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बढ़िया तरीके से भारतीय राजनीति में कंट्रोल रखते हैं और इनकी कही हुई बात को कोई टालेगा नहीं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी हैं साथ में और FS मेहता भी हैं, बहुत अच्छी बात है साहब। अब गौर फरमाने वाली बात है, अब इन लोगों ने ये कहा कि भैया ये तुम बजट प्रस्तुत करते हो, क्वेश्चन तो पूछने देते नहीं हो, तो क्वेश्चन पूछने का अधिकार होना चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो झुंझुने में एक और लॉलीपॉप बढ़ाते हुए 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट में अंग्रेजों ने बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, लेकिन काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछना, पूरक प्रश्न नहीं। जैसे मैंने तुम्हें प्रश्न पूछने का अधिकार मिला है, तुम यहां पूछते हो मुझसे प्रश्न। जैसे एक बच्चा पूछ रहा था कि क्वीन एलिजाबेथ भारत कब आई थी, प्लीज बताइए। मैंने कहा बेटा गूगल कर लो। तो ये प्रश्न पूछने का अधिकार है, मैंने जवाब दे दिया। अब अगर वो मुझसे फिर पूछता कि नहीं आप ही बताओ, मेरा जवाब होता कभी नहीं आई पगले। लेकिन मैं चाहती हूँ रिसर्च करें बच्चे कि वो नहीं आई तो कौन आया, ठीक है ना। महारानी एलिजाबेथ नहीं आई तो कौन आया, जॉर्ज पंचम आए हैं और कौन आया है उनके साथ में, ठीक है। तो ये अगर दोबारा मुझसे मेरे जवाब देने के बाद फिर से क्वेश्चन पूछेगा तो उसे पूछा जाता है काउंटर क्वेश्चन, ठीक। तो बजट पर केवल प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, काउंटर क्वेश्चन का अधिकार नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला, बाद में मिलेगा, अभी 1892 में। और पहली बार निर्वाचन पद्धति का प्रयोग हो रहा है, यानी इस काउंसिल में इलेक्शन के माध्यम से लोग आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए निर्वाचन शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया था, चयन शब्द इस्तेमाल किया गया था। ये कभी नहीं पूछा गया है, इस पॉइंट को मत लिखना, तुम्हारे लेवल के एग्जाम से थोड़ा ऊपर का मामला हो जाता है। तो 1892 में 10 से संख्या बढ़ाकर 16, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मेहता साहब इसके अंदर हैं। कहा चलो बजट पे प्रश्न पूछ लो, लेकिन काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछोगे, हम एक बार जवाब देंगे उसके बाद क्वेश्चन नहीं करोगे। और पहली बार निर्वाचन पद्धति का प्रयोग हो रहा है, इलेक्शन के माध्यम से इस सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर मेंबर आ रहे हैं, लेकिन निर्वाचन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, इलेक्शन की जगह चयन शब्द का इस्तेमाल किया है, सिलेक्शन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। फिर बात आती है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1909 में आया भारत परिषद अधिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार, यहीं से भारत के अंदर ऐसी नींव डाल गए ये नालायक कि भारत के भाईचारे की जड़ों में मठा बो देते हैं ना, मठा डाल देना, यानी छाछ डाल देना, ताकि वो पौधा
अरे नष्ट हो जाए, बिल्कुल वही कर गए ये। 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, उस समय दो लोगों के नाम आते हैं, इसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहते हैं। ये सुधार नहीं है, ये भारत की जड़ें काटने की कोशिश थी, भारत के भाईचारे को खत्म करने का एक प्रयास था। मार्ले उस समय कौन है, भारत का राज्य सचिव, और मिंटो उस समय कौन है, वाइसराय। इन दोनों बागड़ बिल्लों की मिली भगत थी, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले कौन है, भारत का राज्य सचिव। आपको पता ही है भारत का राज्य सचिव एक तरीके से ब्रिटिश क्राउन का तोता है। कौन है, ब्रिटिश क्राउन का तोता है, जो यहाँ बोता है, जो करना है वो वहां से उसको मिलता है, ये करो, और वो भारत में वही कर देता है। और एक है मिंटो, कौन है, भारत का वाइसराय है उस समय। ठीक है, इस एक्ट को बनाने में गोपाल कृष्ण गोखले का योगदान माना जाता है। सुधार वाले मुद्दे में गोपाल कृष्ण गोखले का योगदान है। लेकिन इस एक्ट ने पहली बार, ये जो इलेक्शन होते थे ना सेंट्रल लेजिस्लेचर में, इस इलेक्शन में ना बंटवारा जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर करा था। इसीलिए कहा जाता है सांप्रदायिक पंचाट की शुरुआत, कम्युनल इलेक्शंस की शुरुआत यहीं से इन नालायकों ने। क्यों, कारण है, इसी के समय पे 1909, मिंटो ही है उस समय पे जब भारत के अंदर, आप भारत के अंदर तो क्या कहेंगे, हाँ भारत, उस बांग्लादेश उस समय भारत का ही हिस्सा है। ठीक है, तो उस समय ढाका के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करवाता है, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। इससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। बोले मैं चाहता था कि भारत के अंदर कभी दोबारा 1857 की क्रांति न हो, और वो केवल तभी संभव है जब ये भारतीय आपस में लड़ते भिड़ते रहें। तो जब कांग्रेस बन गई है, जिसमें अधिकतर कौन है, अधिकतर हिंदू हैं, और पढ़ा लिखा मुसलमान भी कांग्रेस के अंदर जा रहा है, तो मैं चाहता हूं काउंटर में धर्म के नाम पर एक और ऐसी लीग बन जाए जो राजनीतिक हो लेकिन काम करे कैसे, धार्मिक सोच के हिसाब से। तो भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम की क्या एक विभाजन रेखा खींच दी जाए, ताकि भारत लंबे समय तक अपनी स्वतंत्रता का सपना भूल जाए। तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट है। इस एक्ट को बनाने में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। मार्ले उस समय भारत का राज्य सचिव है, इंडियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीट है, और ये मिंटो उस समय वाइसराय है। इस समय केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई, 16 से भी बढ़ाकर, कि भैया भारतीयों को ज्यादा मौका दिया जाए, 60 कर दी गई है। 33 को नॉमिनेट किया जाता है, 33 को क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। ठीक, और 27 के इलेक्शन होते हैं। 14 विशेष सीटों पर इलेक्शन है, जिसमें 6 सीट मुस्लिम लोगों के लिए है, 6 सीट पर जमींदारों के लिए है इलेक्शन से, और बची हुई 2 सीट पर व्यापारी वर्ग आते हैं, और 13 सीट पर सामान्य निर्वाचन होता है। तो 33 लोगों को नॉमिनेट कर रहे हैं, अपनी मर्जी से अंग्रेजों को नॉमिनेट कर देंगे, या जिनको ये चाहते हैं कि हमारे पिट्ठू हैं भारतीय के अंदर होते हुए भी, उनको नॉमिनेट कर देंगे। लेकिन इलेक्शन में खड़ा कैसे करा रहे हैं, 6 जमींदारों की सीटें, 6 मुस्लिमों की सीटें, ठीक है, और 2 व्यापारियों की सीटें। शाबाश, इन्होंने पहली बार यहीं से दिमाग में भरना शुरू किया कि देखो मुस्लिमों, तुम्हें भारत के अंदर बिल्कुल अलग से सीटों की जरूरत है, वरना तुम्हें कभी भी मौका ही नहीं मिलेगा कि तुम लॉ बनाने की लॉ मेकिंग प्रोसेस में आ पाओ। तो ये यहाँ जो चतुराई दिखाई दे रही है बेटा अंग्रेजों की, मार्ले और मिंटो की, वो बड़ी गंभीर चतुराई थी। ठीक है, आ जाओ साहब। सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम की शुरुआत हो गई, वो मैंने आपको बता ही दिया। और बजट पर काउंटर प्रश्न पूछने की अनुमति भी दे दी। बोले लो जी पूछो, लो जी पूछो। तो ये है 1909 का भारत शासन अधिनियम। बहुत पूछा जाता है मार्ले मिंटो सुधार क्या था। सुधार सिर्फ इतना है बेटा कि बजट पर काउंटर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और सेंट्रल लेजिस्लेचर में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर, जो 1892 में 16 थी बेटा जी, अब वो 60 हो गई है। सुधार के नाम पर ऐसा जड़ में छाछ डाली है भारत के अंदर सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत, कम्युनल इलेक्शन सिस्टम। अब आगे चल के जब देखो, जब मुस्लिम लीग खड़ी हो जाती है कि हमें तो बिल्कुल अलग से सीटें चाहिए,
हमारे लिए बिल्कुल अलग से सीटें चाहिए। भारत के मुसलमान को हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? भारत का मुसलमान उससे पहले रिप्रेजेंट नहीं होता था। बदरुद्दीन तैयब जी क्या मुस्लिम लीग के सदस्य थे? बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के सदस्य थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सदस्य रहे। तो यहां से सोचो कि क्या सोच पनपाई है इन्होंने भारत के अंदर। ठीक समझ पा रहे हो ना? तो ये बात याद रखना, कम्युनल पंचायत की शुरुआत और काउंटर क्वेश्चन। अब संवैधानिक विकास में 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मॉन्टेग्यू उस समय भारत का राज्य सचिव है और चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल है। ये 1919 का वही समय है जब भारत के अंदर रॉलेट एक्ट आता है मार्च 1919 में। काला कानून जिसे कहते हैं, नो अपील, नो दलील, नो वकील, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे। इसका विरोध करते समय आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919। उसके बाद इस हत्याकांड के बाद दिमाग सबका खराब हो जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी से लेकर गांधी जी सबने अपनी अपनी उपाधियां वापस कर दी और फिर गांधी जी को मौका मिलता है 1920-21 के तहत कि वो असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करें। तो ये सीक्वेंस थोड़ा सा दिमाग में रखना ताकि समझने में मदद मिल सके कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है क्या। 1919 में आने वाला मॉन्टेग्यू जो उस समय भारत राज्य सचिव के पद पर है और चेम्सफोर्ड उस समय गवर्नर जनरल बागड़ बिल्ला। अब ये जो सेंट्रल लेजिस्लेचर थी जो कानून बनाती थी, इसे 2 हाउस में बांट दिया गया, द्विसदनीय कर दिया गया। जैसे भारत के अंदर लोकसभा और राज्यसभा द्विसदनीय मामला है, भारत की संसद बायकैमरल है। बायकैमरल का मतलब है कि द्विसदनीय है। तो ऐसे ही ये जो आपकी जो लेजिस्लेचर थी ये भी बायकैमरल बना दी गई, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। जैसे उस जमाने की लोकसभा और राज्यसभा, राज्य परिषद में 60 मेंबर उस जमाने की राज्यसभा समझ लो, और निम्न सदन उस जमाने की लोकसभा समझ लो, केंद्रीय विधानसभा जिसमें 145 सदस्य। सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा रही है लेकिन 2 हाउसेस में डिवाइड कर दिया जा रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, आ रही बात समझ में? अब देखो, अब यहां से बहुत ध्यान से समझना। मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगी ये बताने के बाद में, और तुम्हारा जवाब क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। अब जो प्रांत थे भारत के अंदर उनमें द्वैध शासन यानी ड्यूअल गवर्नेंस शुरू हो गया। यानी भारत के अंदर अंग्रेजों के समय जितने प्रांत थे उनमें अब दोहरी सरकारें कंट्रोल करेंगी। ड्यूअल शासन, ड्यूअल गवर्नेंस, यानी कुछ विषयों पर उन राज्यों के ऊपर, उन प्रांतों के अंदर सेंट्रल लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून चलेंगे और कुछ सब्जेक्ट्स पर उस राज्य के अंदर के ही जो लोग होंगे उनके बनाए हुए कानून चलेंगे। तो प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ। ध्यान रखना, एक तो केंद्रीय विधान परिषद भी 2 सदनीय हो गई है, लोकसभा राज्यसभा की तरह, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। और प्रांतों में भी, स्टेट्स में भी ड्यूअल, प्रोविंसेस में भी ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम शुरू हो गया है। कुछ विषय हैं जिन पर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कानून बनाती है, और कुछ विषय हैं जिन पर वहां की लोकल विधान परिषद के सदस्य, वहां की लोकल विधान परिषद लॉ मेकिंग बॉडी के सदस्य कानून बनाते हैं। पहली बार इस अधिनियम के तहत केंद्र और प्रांत के बीच में शक्तियों का विभाजन हुआ, जैसे आज होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए कानून बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट उस राज्य के लिए कानून बनाती है। तो ऐसे ही केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ, यानी डिसाइड किया गया किन किन विषय पर कौन कानून बनाएगा। ये 1919 का भारत शासन अधिनियम है, बहुत ध्यान से समझना। और अब भारत के राज्य सचिव का वेतन भारत के पैसे से नहीं दिया जाएगा बल्कि इंग्लैंड के राजकोष से दिया जाएगा। अब मेरा जो क्वेश्चन है मैं पूछती हूं, यहां लिखती हूं, जवाब देना। सबसे पहला, कंपनी पर दोहरा नियंत्रण कब शुरू हुआ? बताएं, किस एक्ट से कंपनी पर दोहरा नियंत्रण कब शुरू हुआ, ये बताएं। और दूसरा क्वेश्चन बताएं, कब समाप्त हुआ?
तीसरा क्वेश्चन बताएंगे कि केंद्रीय विधान परिषद यानी सेंट्रल लॉ मेकिंग बॉडी, सेंट्रल लेजिस्लेचर कब बायकैमरल हुई, द्विसदनीय हुई। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे प्रांतों में द्वैध शासन कब शुरू हुआ, यानी पूरे देश के लिए एक तो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल भी कानून बनाएगी और कुछ विषयों पर उस स्टेट की विधान परिषद यानी लेजिस्लेचर कानून बनाएगी। प्रांतों में ड्यूअल गवर्नेंस, द्वैध शासन कब शुरू हुआ, जो आज भी आप देखते हो, कब? जवाब देते चलो, मैं देखती चलती हूँ, मैच करते चलते हैं। बहुत बढ़िया। कंपनी पर दोहरा नियंत्रण 1784, पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा बेटा? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट समाप्त कब होता है बेटा? 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जब क्राउन के अंडर आ गई पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेचर बायकैमरल कब हुई? तो बेटा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के माध्यम से, और ड्यूअल गवर्नेंस भी 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक। और यहीं से डिसाइड किया गया कि भारत के राज्य सचिव को पैसा, बिल्कुल ठीक है, किसके माध्यम से दिया जाएगा? हाँ, किसके माध्यम से दिया जाएगा? भारत से नहीं दिया जाएगा, ये पैसा दिया जाएगा ब्रिटेन की संसद। आते हो? बहुत बढ़िया। अब लास्ट समझ लेना है बेटा 1935 का भारत शासन अधिनियम, और आज ये सारे एक्ट खत्म हो जाएंगे। आज ये सारे एक्ट खत्म हो जाएंगे। कल हम इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हैं, संशोधन है, उन्हें कर रहे होंगे। 1935 का भारत शासन अधिनियम की 2 से 3 बातें याद रखना। आपने 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही जो 3 सूचियां हैं शक्तियों के वितरण की, जो 1919 में प्रांतों और केंद्र सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन हुआ कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा, वो आगे चल के और क्लियर हुआ 1935 के भारत शासन अधिनियम में, जिसमें डिसाइड किया गया कि 3 सूचियां बनाई जाएगी। संघ सूची जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, राज्य सूची जिसमें राज्यों की विधान परिषद कानून बनाएंगी, संवर्ती सूची जिस पर दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। और यही समय था जब प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके अब केंद्र में यह व्यवस्था शुरू कर दी गई। केंद्र में यह व्यवस्था शुरू कर दी गई और शक्तियों का वितरण कर दिया गया। शक्तियों का वितरण 3 सूचियों के आधार पर कर दिया गया। ये हमें लगता है कि हमने कनाडा से लिया है, बिल्कुल लिया है, लेकिन उससे पहले 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी ये बात लिखी थी कि जो इन 3 सूचियों में शब्द शामिल नहीं किए गए विषय, उन पर कानून, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल को दी जाएगी। इसी अधिनियम में बर्मा मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव इसी अधिनियम का है। सीधे सीधे 200 ऐसे प्रावधान आपके प्रोविजन हैं जो आपने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। जो आपने कहां से लिए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। सिंपली ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसमें भी अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन था भाई। ये 14 भाग थे, 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी उस समय पर। भारत शासन अधिनियम से सिर्फ इतना ही समझना, प्रांतों में जो द्वैध शासन था वो समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन शुरू कर दिया गया है। 3 सूचियों में विषय बांट दिए गए हैं। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाएंगे गवर्नर जनरल, और भारत के अंदर संविधान में 200 से ज्यादा एक्ट हमने सीधे सीधे कहां से लिए हैं? यहां से लिए हैं। और इसी भारत शासन अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक, आ रही बात समझ में? आज के लिए इतना ही। कल क्या कर रहे होंगे? इंपॉर्टेंट एक्ट्स कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कर रहे होंगे। बेसिकली अमेंडमेंट्स, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कर रहे होंगे। बेटा कुछ चीजें बिल्कुल मत भूलना। क्या मत भूलना? एक तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जहां कंपनी पर दोहरा नियंत्रण शुरू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। 1792 वाला, 93 वाला चार्टर एक्ट मत भूलना, चार्टर एक्ट सभी इंपॉर्टेंट है। फिर 1813 वाला भी इंपॉर्टेंट है, 1833 वाला भी इंपॉर्टेंट है, और 1853 वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब ये याद कर लो, मतलब इन्हें रिवाइज करते रहे ना बार बार, यहां से प्रश्न एक एक दो दो पूछी जाती हैं। फिर उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम, ये तो 1857 की क्रांति से जोड़ लोगे आप बहुत आसानी से। फिर हमें जो लॉलीपॉप दी गई है लगातार 1861 में, इंडियन काउंसिल एक्ट बनाकर हमें पागल बनाया जा रहा है, वो जरूर याद रखना। फिर 1892 में हमें कैसे इंडियन काउंसिल एक्ट में पागल बना रहे हैं, खूब बढ़िया तरीके से, ठीक है। 1909 वाला मत भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट। 1919 वाला मत भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट। दो दो एक एक बातें हैं सबकी। और 1935 वाला तो फिर तुम भूलोगे ही नहीं। लो जी, ये इतने हैं जिन्हें याद रखना, और मैंने यहां तक रोज आपको समझाए हैं, ये कल भी समझाए थे, आज भी समझाए, ये वाले भी अभी भी बताए। 1861 कैसे पागल बना रहे हैं हमें, ठीक है, एकदम बुद्धू बना रहे हैं, बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बजट प्रस्तुत करेंगे, बजट बजट, लेकिन कोई औकात नहीं है हमारी। 1892 में बोले चलो बजट पे तुम्हें प्रश्न पूछने का भी अधिकार देते हैं, लेकिन काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे अपन, वैल्यू यहां पे भी नहीं। 1909 से देखो कैसे सांप्रदायिक पंचाट की शुरुआत होती है, कम्युनल इलेक्शन की शुरुआत होती है। मार्ले मिंटो बहुत चालू आदमी, दोनों के दोनों, विधान परिषद की सदस्य संख्या 60 कर दी दिखावे के लिए, लेकिन खेल अलग है। 1919 का मामला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, आप देखते हो कि प्रांतों में दोहरा शासन शुरू होता है, ठीक है, ठीक, इन्हें अच्छे से समझना है। अब कल करेंगे, कल क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। कल आपकी पॉलिटी पूरी खत्म होती है, फिर मैं एक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आपको पहुंचाऊंगी, आप उसको देखना, कितने क्वेश्चन बना पा रहे हो ये देखना। और न केवल वो सीजीएल के लिए होंगे, एमटीएस, जितने भी एसएससी ने जितने भी कराए हैं, जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आए सब, ठीक है। चलो बेटा जी, बहुत बढ़िया, हाँ कल कंप्लीट है।